नमस्कार दोस्तों, आज हम मध्यकालीन इतिहास दिल्ली सल्तनत के जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारा खिलजी वंश। खिलजी वंश की जब हम बात करते हैं तो खिलजी वंश को अगर हम देखें तो खिलजी वंश को खिलजी वंश और खिलजी क्रांति दोनों नाम से जाना जाता है। कि खिलजी क्रांति कब से शुरू हुई, ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो आरिज ममालिक था, आरिज ममालिक हमारा जिसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज, उसने हत्या की किसकी की? कैकबाद की, जो पौत्र था। किसका पौत्र था? बलबन का। बलबन का पौत्र यूं हम थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा अतीत पर जरा सी नजर डाल के फिर आगे बढ़ेंगे। बलबन, बलबन का पुत्र जो पहले ही मर गया था, शहजादा मोहम्मद, और इसका जो पुत्र था शहजादा मोहम्मद का, वो था कैकबाद। कैकबाद तो जाहिर सी बात है अकॉर्डिंग टू ब्लड रिलेशन कि जब ये लड़के का लड़का हुआ तो जाहिर सी बात है कैकबाद कौन हुआ? पौत्र हुआ। पौत्र की हत्या कर दी, और किसने की? तो जलालुद्दीन ने की, जलालुद्दीन ने कर दी। और ये इतिहास में पहली बार हुआ था कि कोई वजीर किसी शासक की हत्या कर खुद शासन पाए। हालांकि कैकबाद एक अयोग्य व्यक्ति था, लेकिन फिर भी हत्या करना एक बड़ी बात था। और जलालुद्दीन ने हत्या की, हत्या करके वंश की स्थापना की, खिलजी वंश की। तो इसलिए खिलजी वंश को खिलजी वंश और खिलजी क्रांति दोनों नाम से जाना जाता है, जो कि 1290 से लेकर के 1320 तक शासन सत्ता रही दिल्ली सल्तनत पर। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है यूपीएसआई, बिहार एसआई, एमपीएसआई, रेलवे तथा यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में, क्योंकि एक स्पेशल चेंजमेंट था जो कि हर सिविल सर्विसेज में पूछा जाने लायक प्रश्न बनता है यहाँ से। तो हम अब बात करेंगे खिलजी वंश की। तो देखेंगे कि खिलजी वंश जो हमारा स्टार्ट हुआ, खिलजी वंश वो कब से स्टार्ट हुआ? तो 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक, 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। इसे खिलजी वंश कहें, या आप अगर चाहें तो इसी को आप खिलजी क्रांति भी कह सकते हैं, खिलजी रिवॉल्यूशन भी कह सकते हैं। जब से स्टार्ट हुआ खिलजी वंश, खिलजी वंश को अगर हम देखें कि कितने शासक हमें पढ़ने हैं 1290 से 1320 तक, क्या सिर्फ जलालुद्दीन रहेगा या और भी कोई लोग आएंगे? आखिर इतने में कितने लोग आएंगे और किन किन को पढ़ना है? जितने भी लोग एसआई और कांस्टेबल वाले हैं, ग्रुप डी वाले हैं, जीडी वाले हैं, उनमें सन डिक्टो पूछ लिया जाता है। अब तो पीसीएस और आरओ भी आपने देखा है कि एग्जैक्ट सन पूछते हैं। तो खिलजी वंश का जो पहला शासक था वो कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसके बाद दूसरा जो आएगा वो आएगा अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। और जो लास्ट आएगा, वो आएगा मुबारक शाह खिलजी। कितने हुए? 3 जो हमें पढ़ने हैं कभी सा। तो अब बात आती है, प्रश्न बनेगा कि खिलजी क्रांति करने वाला बादशाह जलालुद्दीन किस सन से किस सन तक शासन सत्ता पर रहा? पहला प्रश्न। खिलजी वंश का सबसे प्रतापी शासक अलाउद्दीन कब से कब तक सत्ता पर रहा, या कब से कब तक दिल्ली सल्तनत का में सत्तासीन रहा? ऐसे प्रश्न पीसीएस एग्जाम में, एसआई एग्जाम में, एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी में पूछे जाते हैं।
तो देखो, हम सन की यदि बात करें तो सन को जो डिवाइड करते हैं तो 1290 से 1330 तक तो पूरा वंशरण जो याद ही है आपको, देखा भी आपने। जलालुद्दीन की बात करें तो ये 1290 से 96 ईस्वी तक रहा, ठीक, ईस्वी या एडी एक बात। अलाउद्दीन की बात करें तो अलाउद्दीन 1296 से 1316 ईस्वी तक रहा। और जब हम बात करते हैं मुबारक शाह खिलजी की तो ये जो है ये 1316 से 1320 ईस्वी तक रहा। इस हिसाब से हमारे 3 शासक कट जाते हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक शाह खिलजी, जिसमें कि हमें जो बड़ा टॉपिक है हमारा वो अलाउद्दीन होगा। ये सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख शासक था खिलजी वंश का। लेकिन स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। इसलिए जो पहला टॉपिक हमारा है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है और जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो अलाउद्दीन और मुबारक शाह को एक में लेना है। रीजन क्या है कि ये बहुत कम समय तक शासन किया। कौन? 4 साल तक किया और ज्यादा कोई बड़ा इसमें कार्य नहीं हुआ मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में, इसलिए ये हमारा बहुत छोटा टॉपिक रहेगा। तो हम अब बात करते हैं किसकी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की बात करेंगे। तो खिलजी वंश का जो शासक हमारा था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से गद्दी पर बैठा, पहली बात, और 1290 से 96 तक रहा। इसने पहली बात, इसे सत्ता मिली नहीं थी, इसने सत्ता छीनी थी। इसने सत्ता छीनी थी। किससे छीनी थी प्रश्न बनता है। तो आपने पहले अभी सुना कि किससे छीनी थी? कैकुबाद से। इसने सत्ता छीनी किससे? किससे छीनी? कैकुबाद से। कैकुबाद। कैकुबाद कौन था? जैसा आप पहले जान के आए तो शहजादा मोहम्मद का पुत्र था या बलबन का पौत्र था। कौन? कैकुबाद। अच्छा, दूसरी बात, सत्ता इसने किससे छीनी है, किससे सत्ता प्राप्त की या किसके बाद बैठा? तो कैकुबाद के बाद। दूसरी बात है, इसने अपना राज्याभिषेक कहां कराया? बहुत बढ़िया प्रश्न है। राज्याभिषेक कहां कराया? और एमपी में पूछा जा चुका प्रश्न भी है कि राज्याभिषेक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कहां पर करवाया। एमपीएसआई का प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। अच्छा सुनेंगे, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने राज्याभिषेक अपना कहां करवाया? तो कैकुबाद ने ही एक किला बनवाया था जो पूरा नहीं करवा सका, जिस किले का नाम था किलोखरी का किला। किलोखरी का किला। क्या नाम था? किलोखरी का किला। किलोखरी का किला। लेकिन अब स्टेट के आयोग जो हैं वो किलोखरी को कई बार किलोखरी नहीं लिखी। अब बात आती तो फिर कौन सा नाम आता है? किलोखरी का एक दूसरा जो नाम है कूलागढ़ी। क्या नाम है? किलोखरी को ही कूलागढ़ी नाम से भी जाना जाता है। अब कूलागढ़ी के किले में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया। जो कूलागढ़ी है इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? इसका निर्माण सुल्तान कैकुबाद द्वारा ही कराया गया था। इतनी बात हो जाने के बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पर ही हमें फोकस मुख्य करना है, क्योंकि टॉपिक यही चल रहा है। तो यहां से हेडिंग डाल देते हैं। क्लियर? 1290 से 96 ईस्वी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी राज्याभिषेक करा लिया इसने। राज्याभिषेक कराने के बाद अब बात आती इसके शासन सत्ता संचालन की। तो इसने इसका जो राजत्व सिद्धांत था
राजत्व सिद्धांत। राजत्व सिद्धांत मतलब राज्य करने के नियम, प्रिंसिपल ऑफ रूलिंग गवर्निंग, कि किसने गवर्निंग कैसे की, कैसे संचालन किया, ये सिद्धांत। तो सिद्धांत इसके दो थे। पहला था कि यह आंतरिक रूप से सबको प्रसन्न करना चाहता था, प्रसन्न करना चाहता था। इतना भयानक काम भगवान नहीं कर सके। अगर कोई शासक ये चाह लेगा, या कोई सुल्तान बादशाह, आप इतिहास में देखेंगे कि कोई भी यदि सबको प्रसन्न करने की ठान ले तो ये हो ही नहीं सकता कि वो सबको प्रसन्न करे। इसका ये टारगेट था कि सबको प्रसन्न करे। इसलिए इसने क्या किया, इसने हिंदुओं के प्रति भी उदारता बरती। हिंदुओं के प्रति भी ये उदार था। कौन? सुल्तान जो जलालुद्दीन था। दूसरा काम इसने एक और किया, इसने सबको प्रसन्न करने के लिए ही, अच्छा एक काम इसने किया था कि इसने तुर्कों को तथा अन्य जातिगत तानाशाहों को हटा दिया था। लेकिन इसकी जो आंतरिक रूप से लोगों को प्रसन्न करने की बात थी, वो जनता को प्रसन्न करना चाहता था। और जनता जनार्दन इतनी भयानक चीज कि प्रसन्न हो नहीं सकते, चाहे खुदा भले खुश हो जाए। अब दूसरा काम था कि दूसरा इसका टारगेट क्या था कि ये कमजोर दमन नीति थी इसकी। दमन नीति से तात्पर्य है यदि कोई विरोध करे, जैसा बलबन था, उसकी लव और रक्त की नीति थी, यदि कोई विद्रोह करेगा तो हम उसे दबा देंगे। लेकिन इसने ये नीति कमजोर अपनाई कि यदि कोई हमारे खिलाफ बोलता भी है तो हम कुछ नहीं करेंगे। इसने एक बात भी कही थी जो इम्पोर्टेंट है यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम में, कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं और मुसलमानों का खून बहाना मेरी आदत नहीं। ये बात किसने कही थी? जलालुद्दीन फिरोजकीली ने। यह बात ही अपने में कहता है कि मैं कमजोर हूं। ये बात ही अपने में कह रहा है कि मैं कमजोर हूं, मैं अयोग्य हूं। यदि आप शासन सत्ता में बैठे तो फिर यह शब्द कहां से आया? यदि आप शासक हैं तो आप शासक हैं, यदि आप सुल्तान हैं तो आप सुल्तान हैं। मेंस वाले बच्चे ध्यान देंगे हमारी बात को। यदि आप शासन सत्ता में बैठे, आप प्रधानमंत्री हैं तो आप प्रधानमंत्री हैं। उसमें ये कहां से होगा कि मैं वृद्ध प्रधानमंत्री हूं, मैं युवा प्रधानमंत्री हूं? आप शासन सत्ता में सुल्तान थे, आपको सुल्तान बनना था। ये एक कमजोर वाक्य है जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा कहा गया। हालांकि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कमजोर शासक नहीं था। मेंस वाले बच्चे ध्यान देंगे। वो फिर कमजोर यदि होता तो कैकुबाद की हत्या कैसे कर देता, जबकि वो आरिज ए मुमालिक था, सेना मंत्री था। किसका? बलबन का। और जो बलबन का सेना मंत्री होगा, जो लौह और रक्त की नीति का संचालक होगा, वो कमजोर कहां होगा? समझने वाली बात है। इसका मतलब कमजोर था नहीं। इसने अपने को कमजोर बनाने का प्रयास किया और सबको प्रसन्न करने के लिए इसने अपने को थोड़ा सीधा भी बनाया। और ये एक बड़ी खतरनाक बात होती है। स्वभाव में परिवर्तन किया जाना शासक की सीधे उसकी सत्ता पर असर करता है, उसकी सत्ता कमजोर हो जाती है। अब देखो, ये बात इसने कही। दूसरा, बलबन ने क्या किया था कि जब तुगरिल खान ने विद्रोह किया तो तुगरिल खान की उसने हत्या कर दी थी बलबन ने। इसने क्या किया? इसने मलिक छज्जू के विद्रोह के बावजूद भी उसे क्षमा कर दिया। किसने विद्रोह किया था? मलिक छज्जू ने विद्रोह किया। मलिक छज्जू के विद्रोह के बावजूद भी क्या कर दिया? इसने क्षमा कर दिया। ठीक है, जाओ, विद्रोह किया तो किया,
ने क्षमा कर दिया। किसने किया? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया क्षमा। दूसरा और सुनेंगे इसमें आगे, इसने शासन सत्ता में जब जातिगत लोगों को नहीं रखा तो इसने जो सेना में लोग रखे वो किस किस को रखे? तो सेना में इसने 3 तरीके के लोग रखे। इसकी सेना में 3 प्रकार के सैनिक थे। कथन और तर्क के जो प्रश्न आते हैं वो यहां से बहुत गजब बनेंगे। इसके शासन में 3 तरीके के सैनिक थे, ईरानी, तुरानी और हिंदुस्तानी। कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के, ईरानी, तुरानी और हिंदुस्तानी। ईरानी जो ईरान के थे, तुरानी मतलब गैर तुर्क, और तुरानी मतलब जो तुर्क थे, और हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान के मुसलमान थे वो। तो इस प्रकार इसकी सेना में 3 प्रकार के लोगों को इसने रखा। और इसी के शासनकाल में ही देवगिरी पर अटैक हुआ, देवगिरी पर आक्रमण हुआ, जो पहला सल्तनत का दक्षिण भारत पर आक्रमण था। पहला दक्षिण भारत का आक्रमण, सल्तनत का पहला दक्षिण भारत पर जो आक्रमण था वो कहां हुआ? देवगिरी पर हुआ। और देवगिरी पर जब हुआ तो उस समय वहां का शासक कौन था? तो वहां के शासक थे रामचंद्र। शासक कौन थे? रामचंद्र। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसआई, एनटीपीसी और पीसीएस के लिए। आरओ के एग्जाम में भी बढ़िया है कि देवगिरी पर जब अटैक किया गया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में, तो उस समय वहां का शासक कौन था? तो उस समय वहां के शासक थे रामचंद्र। और इसके बाद इसके ही शासनकाल में एक और बड़ा काम हुआ। बड़ा काम क्या? बड़ा प्रश्न हुआ। काम तो बड़े छोटे से मतलब नहीं है, हमारा टारगेट होता है कि अपने क्वेश्चन को पिन करना। अब सुनो, इसी के शासनकाल में एक और बड़ा कार्य हुआ। जैसा ये सबको खुश करना चाहता था तो खुश करते करते इसने एक अच्छा कार्य और किया कि सभी लोग हमसे प्रसन्न रहें, इस बात को ध्यान में रखते हुए, सभी लोग हमसे प्रसन्न रहें इस बात को ध्यान में रखते हुए इसने एक कार्य और किया कि इसी के शासनकाल में मंगोल आक्रमणकारी जो आए उनको इसने दिल्ली के समीप रखा। मंगोल, कितने मंगोल? बहुत बढ़िया प्रश्न है। कितने मंगोल? 2000 के लगभग मंगोल थे। कितने मंगोल? 2000 मंगोलों को इसने इस्लाम धर्म स्वीकार कराया। इस्लाम धर्म स्वीकार करवाया। कितने लोगों को? 2000 मंगोलों। किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। और इन्हें कहां रखा? तो दिल्ली के समीप एक मुगलपुर बसाया गया। कहां पर? दिल्ली के पास, जहां इन्हें रखा गया। और इनको किस नाम से जाना गया? ये जो मंगोल थे, इन्हें नवीन मुसलमान कहा गया। नवीन मुसलमान कहा गया, न्यू मुस्लिम्स। अब सुनो, यहां से बड़ा बढ़िया प्रश्न बनता है कि नवीन मुसलमान किसके शासनकाल में आए? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कितने मंगोलों को इसने इस्लाम धर्म स्वीकार करवाया? 2000। जो 2000 लोगों को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इस्लाम धर्म स्वीकार करवाया, उन्हें कहां रखा? तो चाहे ऑप्शन में दिल्ली मिले, चाहे ऑप्शन में मुगलपुर मिले। ठीक, अच्छा, दूसरा एक अच्छा पॉइंट यहां से बनता है कि मौलाना ईरानी फकीर था एक, जिनका नाम था मौलाना सीदी। बढ़िया प्रश्न है। मौलाना सीदी को हाथी के पैरों से कुचलवा दिया गया। वह सल्तनत के कहां से, किस देश से संबंध रखते थे? तो ईरान से संबंध रखते थे। किसके शासनकाल के थे? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ईरानी फकीर मौलाना सीदी को हाथी से कुचलवा दिया गया। दिया गया किसके शासनकाल में कुचलवा दिया गया? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में कुचलवा दिया गया। अब एक अंतिम पॉइंट जो हमारा बनता है
ये सारी बातों के साथ साथ अब जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, इसका एक भतीजा था जिसका नाम, जो दूसरा शासक बनेगा, अलाउद्दीन फिरोज खिलजी। उसने देवगिरी पर विजय प्राप्त की। देवगिरी पर जब विजय प्राप्त की तो उस विजय को लेकर ये इसे मुबारकबाद देने चला गया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसका भतीजा था इसका नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था? अलाउद्दीन। इसे मुबारकबाद देने गया, और कहाँ गया? तो मुबारकबाद देने चला गया कड़ा मानिकपुर। क्यों गया? कारण क्या था? क्यों का कारण है देवगिरी विजय की बधाई देने। देवगिरी विजय की बधाई देने गया था। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। किसे देने गया था? तो अलाउद्दीन को देने गया था। वहीं पर इसने चुपके से हत्या कर दी। और कब हत्या कर दी? तो 1296 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी मारा गया। किसके हाथों? अलाउद्दीन के हाथों, अपने भतीजे के हाथों मारा। और मरने के बाद अब यहां से शासक कौन बना? तो अलाउद्दीन बना। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल को इसी तरह आप ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करते रहें और शेयर